नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, कल 31 तारीख दिसंबर को राजनारायण जी की पुण्यतिथि थी। अ, कल किसी कारण से हम आपसे बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन मैं आज उनके बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। अ, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और उसके बाद राजकुमार जैन जो हमारे प्रोफेसर हैं, अग्रज समाजवादी नेता हैं, अ, उन्होंने एक पोस्ट मुझे भेजी है। उसका मैं वाचन कर रहा हूँ यहाँ। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ही सारगर्भित पोस्ट है ये। आप लोग इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे कि राजनारायण क्या थे। क्योंकि राजनारायण को उस समय तो गोदी मीडिया नाम नहीं था, लेकिन गोदी मीडिया ही था। उसने बहुत ही मतलब राजनारायण जी की खिल्ली उड़ाई एक तरह से, और उनको भला बुरा कहा। उनको अ, समाचार पत्रों में सोशलिस्ट नेता राजनारायण जी की तस्वीर एक गंवार, अशिक्षित, हुल्लड़बाज, असभ्य नेता के रूप में गढ़ी थी, क्योंकि वह वर्ग सरकारी पदों, सत्ता द्वारा मिले साधनों को भोग रहा था। पूंजीपति घराने भला कैसे राजनारायण जैसे सोशलिस्ट को बख्श देते। तो इस कारण से उनकी एक अलग तरह की छवि बनाई गई। जैसी आपने देखा हो तो पिछले 10 सालों में राहुल गांधी की बनाई गई, पप्पू पप्पू कह करके, और अब वो छवि जो है ध्वस्त हो गई। उसी तरह से राजनारायण जी की भी छवि जो है बहुत ही अलग तरह से गढ़ी, हुल्लड़बाज और ये सारी बातें करके उनको बदनाम किया गया। और ये देखा गया है कि जो भी सत्ता विरोधी लोग हैं या सत्ता के सामने चुनौती खड़ी करते हैं, उनकी मीडिया द्वारा भर्त्सना की जाती है। उनका उनकी छवि बिगाड़ी जाती है। तो ये ही राजनारायण जी के साथ हुआ। आज मैं इस राजकुमार जैन जी की इस पोस्ट को पढ़ के मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे राजनारायण जी कितने बड़े व्यक्तित्व के और कद के नेता थे। मैं उसको शुरू करूं उसके पहले आपसे ये निवेदन है कि अगर आपने अभी तक भी हमारी पोस्ट, हमारी चैनल, यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आ, आपके सुझाव और कमेंट हमें और अच्छा करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, राजनारायण जी की जो छवि बनाई गई, उसके उलट जो राजनारायण जी थे उनका मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की उपाधि लेना राजनारायण जी के व्यक्तित्व के लिए एक छोटी बात थी। राजनारायण जी अध्ययन कितना व्यापक का एक राजनारायण जी का अध्ययन कितना व्यापक था, इसकी एक मिसाल प्रातः आपातकाल में जब वे हिसार जेल में बंद थे तो उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को एक पत्र उस समय भेजा जब वह रूस के दौरे पर जा रही थी। इस लंबे खत में अन्य बातों के अलावा उन्होंने रूस और हथियारों के बारे में जो लिखा था, आज रूस और यूक्रेन के युद्ध में उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। राजनारायण जी जेल में थे, कोई लाइब्रेरी या सहायक सामग्री उनको उपलब्ध नहीं थी। मात्र उनके अनुभव, ज्ञान, स्मृति, अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये पत्र लिखा था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजनारायण जी लिख रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री नई दिल्ली, माननीय, मैं चाहता हूं कि आप रूसी नेताओं से सन 1945 के पूर्व और सन 1945 के बाद की हथियारी जगत पर जरूर बात करें। सन 1945 के पूर्व भले लोगों की नज़र में हथियार बुरे थे, अब बेमतलब हो गए हैं। दोनों में फर्क है। गांधी, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध की दृष्टि में हथियार खराब थे। सुकरात हथियारों को खराब मानते थे।
उनसे नफरत करना सिखाते थे। हिरोशिमा नागासाकी की यादें अभी ताज़ा हैं। एक बम में सब साफ ड्रेसडेन शहर में एक दिन में इतने गोले गिरे कि 60-70 हजार आदमी एक दिन में मर गए। वास्तव में आज की पूर्व की लड़ाई होती थी हार जीत की, मगर अब जो विश्व युद्ध होगा वो होगा नरसंहार का। इस समय 2500 ये राजनारायण जी लिख रहे हैं 1976 में, 75-76 में। इस समय 2500 अरब रुपया दुनिया हथियार बनाने में लगा रही है। अब तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब युद्ध का अर्थ है सर्वनाश। हथियारों की होड़ क्यों? यदि इसे रोका नहीं गया तो दुनिया खत्म होगी। रूसी नेताओं को यह बात बताना जोर के साथ जरूरी है। भारत इसमें अगुवाई करे, क्योंकि भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? 25 अरब रुपया जो हथियारों, एटम, हाइड्रोजन बमों, प्रक्षेपास्त्रों को बनाने में लग रहे हैं, उसको नया मानव समाज बनाने में क्यों नहीं लगा? इस प्रश्न को उजागर करना भारत का काम है। लेकिन आज भारत क्या कर रहा है? भारत भी ब्रह्मोस बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, बेच रहा है। लोगों को मारने, जनसंहार करने के लिए इस तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। हमने इजराइल को भेजे हैं अभी हथियार, वहाँ पर गाजा में लोगों को मारने के लिए। तो ये राजनारायण जी कितना आगे की सोचते थे वो आप देखिए इसमें। आज सबसे बड़ा भयंकर खतरा हथियारों की गैर बराबरी को मिटाना है, और इस गैर बराबरी को मिटाने के लिए हथियारों को ही समाप्त करना होगा। जब हथियार रहेंगे तो उनका इस्तेमाल होगा। आज हो या कल विकसित और अविकसित मुल्कों की गैर बराबरी मिटानी होगी। टेक्नोलॉजी हिसाब से भारत जितना उत्पादन करता था 60 मिनट में, रूस 6 मिनट में और अमेरिका 3 मिनट में इसमें बराबरी लानी होगी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समीप्यता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन लगेगा। आज रूस और अमेरिका अधिकतम कुशलता, मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ सिद्धांत के पर चल रहे हैं, मगर उस अधिकतम कौशलता के सिद्धांत को पूर्ण कौशलता, टोटल इफिशिएंसी में बदलना होगा, जो पूर्ण मानव समाज और सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से मान्य होगा। मैं चाहूँगा कि आप रूस को अभी और जब कभी अमेरिका में जाएं या अपना प्रतिनिधि भेजें तो उसको स्पष्ट रूप से बोल दें कि यदि आपकी बात इस समय नहीं मानेंगे तो उनकी हालत डायनासोर की होगी, जो अपने ही बोझ से मर जाएगा और विश्व के लिए खतरा पैदा करेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता का सिद्धांत लागू करना होगा, चाहे उत्पादन हो, वितरण हो, विनिमय हो, टेक्नोलॉजी हो, मानव का संबंध हो। व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का, राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र का, कम्यून के द्वारा कम्यून का शोषण सभी प्रकार का बंद होना चाहिए। मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का, राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र का, कम्यून के द्वारा कम्यून का शोषण सभी प्रकार का बंद होना चाहिए। ये राजनारायण जी लिख रहे हैं इंदिरा गांधी को, और ये कह रहे हैं कि रूस से आप ये बात करो कि शस्त्र समाप्त किए जाएं। एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम का बंटवारा होगा, सभी को काम होगा और वैज्ञानिक ढंग से समुचित आवश्यक उत्पादन होगा। अंत में राजनारायण जी लिखते हैं, अब ढलान जीवन पर जा रहा है। अब ढलान जीवन पर जा रहा है, अल्लड़पन नहीं है। आपकी बात सुनेगा। फ्रांसीसी अनातोले के सिद्धांतानुसार आप उनको कुछ स्पिरिट और मैटर, आत्मवाद और भौतिकवाद का पारस्परिक मेल बताइए। चेतन जड़ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक, यह अस्तित्व जलन कलंक के साथ ज़्यादा कारगर नहीं होता। सहअस्तित्व अच्छी चीज़ है। भारतीय संस्कृति, गांधी परंपरा और मानवीय ज्ञान विज्ञान, भूत की अनुभूतियाँ, वर्तमान का सम्यक ज्ञान और भविष्य का सपना हमारी पूंजी है, और एक नया सत्य समाज बना सकते हैं।
आपातकाल में बंदी बहुत से नेता और कार्यकर्ता जहाँ माफ़ीनामा लिखकर सरकार से रिहा होने की गुजारिश कर रहे थे, वहीं हिसार में जेल बंदी जीवन काट कर रहे राजनारायण बेखौफ बेबाकी के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लिखते हैं, आप हमारी बात को नोट कर लीजिए कि आपका इस्तीफा 12 जून 1975 को हो गया होता तो आप विश्व में एक नई आदर्शवादी जननेता के रूप में निखर कर आती, अद्वितीय बेजोड़ हो जाती और लोग बराबर आपसे लाभा जो लोग बराबर आपसे लाभान्वित होते हैं उन्होंने आपको गलत राय दी, गलत सलाह दी। आज सारा शासन प्रशासन उसी खराबी को दूर करने में व्यस्त है। ये इमरजेंसी काल आजकल सत्ताधारी दल के चुनाव अभियान तेज करने की मशीनरी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आज तो बिना इमरजेंसी के ही पूरा सभी संवैधानिक संस्थाएं नरेंद्र मोदी की चुनाव प्रचार में ही लगे हुए हैं। कुर्सी कांग्रेस इंदिरा गांधी पार्टी अपनी लोकप्रियता से नहीं सरकारी साधनों से चुनाव जीतने की कलाबाजी कर रही है। सभी जगह विरोधी दलों को तोड़ने, लोगों को धमकाने, भ्रम फैलाने का व्यापक प्रचार हो रहा है। हम अपने दूरदर्शन समाचार पत्रों में एक पार्टी का प्रचार करते हैं। आपको पढ़ने में ये फिर से पढ़ता हूँ मैं इसको। सभी जगह विरोधी दलों को तोड़ने, लोगों को धमकाने, भ्रम फैलाने का व्यापक प्रचार हो रहा है। हम अपने दूरदर्शन व समाचार पत्रों में एक पार्टी का प्रचार करते हैं। आज सभी समाचार पत्रों में और सभी टीवी चैनल्स पे एक ही पार्टी का प्रचार चल रहा है। दूसरी पार्टी का नाम भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। वो अगर कहीं अच्छा काम भी करेंगे तो उसको दबा दिया जाएगा। आपको पढ़ने में या हमारी किसी बात से कष्ट हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो ये बताता है कि राजनारायण जी कितना आगे की और कितना व्यापक सोचते थे। मतलब वो देशव्यापी नहीं, विश्वव्यापी सोचते थे। आज हमारे बौने हैं सारे नेता जो सिर्फ अपनी पार्टी और अपने कुनबे के बारे में सोचते हैं। राजनारायण जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से की थी। कई तरह के राजनीतिक प्रयोग जनता पार्टी, लोकदल इत्यादि से गुजरने के बावजूद अंत में उन्होंने 1985 में अपनी मूल आस्था वाली सोशलिस्ट पार्टी फिर से स्थापना कर ली थी, पर जल्द ही 31 दिसंबर 1986 को उनका इंतकाल हो गया। अंत में अगर जनता पार्टी सरकार के बनने और खत्म होने का तटस्थ मूल्यांकन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनारायण जी के बेखौफ बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ टकराने की दिमागी बुनावट तथा जहां अन्याय तत्काल प्रतिकार, समर्थन और विरोध में किसी भी हद तक जाने चाहे उसमें उनका व्यक्तिगत रूप से कितना भी नुकसान हो जाए इसकी परवाह नहीं करते थे। जनता पार्टी सरकार में राजनारायण और मधुली में ये दो नेता थे जिन्होंने आरएसएस जनसंघ को ललकारा। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, परंतु जहां सिद्धांतों का सवाल था यह मुमकिन नहीं था कि वे चुपचाप बैठ जाते। इस कारण तात्कालिक रूप से उन्होंने विरोधियों को छोड़िए अपनों के लानत विरोध को भी सहा। आज मोदी राज में बार बार इनको याद किया जा रहा है। अपने और विरोधियों को अपनी गलती का एहसास होना लाजमी है। काशी नरेश के वंशजों ने के मालदार जमींदार घराने में जन्म लेने वाले राजनारायण ने अपने समय के बड़े से बड़े सत्ताधीशों को धूल चटा दी। वे चाहते तो बड़े से बड़ा पद दौलत पा सकते थे, परंतु इनका जीवन एक फकीरी की तरह था। कोई भी दौलत, जमीन जायदाद नहीं। इसके कारण ही
इनके इंतकाल के बाद बनारस में निकली इनकी शव यात्रा में लाखों लोग शामिल थे। बीड़ी सिगरेट चाय तक की दुकानें बंद थी। पूरा बनारस शहर ठप था। सड़क के किनारे बैठने वाले मोची धोबी नाई जुलूस में इनकलाब जिंदाबाद राजनारायण सॉरी राजनारायण जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, वाहे गुरुजी का खालसा के नारों से ये राजनीतिक सन्यासी को विदाई दे रहे थे। तो ये थे राजनारायण जी, जिसके एक राजकुमार जैन ने, जो उनके बहुत नज़दीक भी थे, एक जो पोस्ट लिखी या भेजी और जो पत्र उन्होंने भेजा, वो वास्तव में बहुत ही प्रासंगिक पत्र है। आज भी वो प्रासंगिक है। मतलब जो 1975-76 में लिखा गया पत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हथियारों की होड़ उससे ज़्यादा बढ़ गई है। और दुख की बात यह है, दुख और अफसोस की बात यह है कि भारत उसमें शामिल हो गया है। भारत खुद पहले भी हथियार खरीदते थे हम, लेकिन हमारी आवश्यकता के अनुसार खरीदते थे। आज हम हथियार बना रहे हैं, और पहले भी बनाते थे, ये नहीं कि पहले नहीं बनाते थे, हथियार पहले भी बनाते थे, लेकिन आज हम बेचने के लिए बना रहे थे। पहले हम कभी भी हथियार बेचने के लिए नहीं बनाते थे। हम अहिंसा में विश्वास करते थे और ये मानते थे कि हथियार बेचना अहिंसा के विरुद्ध है, ये एक तरह की हिंसा है। हथियार बेचना हिंसा है, और इसलिए हम हथियार नहीं बनाते थे। ये हमारे सिद्धांत था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद उन्होंने हथियारों की होड़ में वो भी शामिल हो गए, बनाने की होड़ में शामिल हो गए। हालांकि हम लोग जो हथियार बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो रॉ मटेरियल नहीं है, वो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम बड़े अच्छे हथियार बना सकें। हम तेजस बनाने के लिए 1986 से लगे हुए हैं, आज तक नहीं बना पाए। एक बनाया, वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं है, और इंजन अमेरिका दे नहीं रहा है। तो हम उस होड़ में क्यों फंस रहे हैं जिसमें हमारे पास वो बनाने की चीज़ें ही नहीं है। हमें उसका विरोध करना चाहिए, हमें मानवता के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें अहिंसा के साथ खड़ा होना चाहिए। और यही राजनारायण जी का कहना था, यही डॉक्टर लोहिया का कहना था, यही आचार्य नरेंद्र देव मानते थे, यही मधुलिमय का कहना था। तो उन सब लोगों की बात को न मान करके हथियारों की होड़ के साथ खड़े होना हमारा तो किसी भी तरह से ये शोभनीय नहीं है। तो इसी इशू पर हम इसको ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।